नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी मुस्लिम लड़की को क्यों मंदिर जाना पड़ा। विनीता मंदिर में आकर एक कोने में बैठ जाती है और कुछ सोच रही होती है। तभी एक लड़की आती है। उसके पहनावे को देख कह सकती है वो एक मुस्लिम है। वो मंदिर में आकर पूजा करती है। विनीता के मन में एक ही सवाल आता है, एक मुस्लिम मंदिर में कैसे? वही लड़की विनीता को उसकी सोच से बाहर निकालती है और वो उस लड़की की तरफ देखती ही है कि वह लड़की उससे बिना पूछे सवाल को समझ लेती और वही मंदिर की चौखट पर विनीता के पास बैठ जाती और खुद ही कहती, मेरा नाम आफरीन है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, रोजाना मंदिर आकर पूजा करती हूँ। विनीता सुनकर आश्चर्य से पूछती है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? आफरीन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे वजह जरूर होती है। यहाँ भी हमारे शौहर हिंदू थे, उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ जो था। वो जीवन भर हमारी खातिर अपने भगवान से दूर रहे और एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के पास चले गए। उन्होंने हमें एक खत लिखा था जो उनके इंतकाल के बाद हमें मिला। उसमें लिखा था, उन्होंने अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था। वो हमसे छिपकर यहाँ इस मंदिर में आया जाया करते थे। हमें बुरा ना लगे इसलिए कभी बोल नहीं पाए, पर धोखा नहीं देना चाहते थे, इसलिए खत लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार के खातिर, हमारे अभिमान के खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर ना की, पर मरते मरते वो हमें सच कह गए। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई, इसलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। आफरीन की बात खत्म हो जाती है। दोनों कुछ देर खामोश बैठ जाती हैं। आफरीन की बातों से विनीता के चेहरे पर बेचैनी सी है, जिसे देख आफरीन विनीता से पूछती है, आप कुछ परेशान सी लग रही हो। विनीता कुछ असहज सी हो जाती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आफरीन कहती है, आपकी बेचैनी देख कह सकती हूँ कि आप किसी सच से भाग रही हो। विनीता तेजी से वहाँ से उठकर जाने लगती है, जैसे ही आफरीन उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। आफरीन उसे रोकती है, पर विनीता तेजी से वहाँ से निकलकर रिक्शा में बैठकर चली जाती है। विनीता के दिमाग में आफरीन की सारी बातें घूमने लगती हैं। विनीता को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर उसी मंदिर में आकर बैठ जाती है। फिर से उसकी मुलाकात आफरीन से होती है। आफरीन विनीता के पास आकर बैठ जाती है। आफरीन समझ रही है कि विनीता उससे कुछ कहना चाहती है, पर आफरीन चाहती है विनीता खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच को उसके सामने रखे, जिससे वो भाग रही है। पर वहीं विनीता चाहती है आफरीन उससे आगे से सवाल करे, पर विनीता कुछ नहीं बोल पाती। 2-3 दिन यही चलता रहा। आखिरकार एक दिन विनीता खामोशी तोड़कर बोलती है, असल में मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत है, बस इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। आफरीन जोर जोर से हंसने लगती है। इतने दिनों बाद अपनी खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए। आपका चेहरा साफ कह रहा है, आप खुद से खफा हैं। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं, जो अपने मन रूपी अकड़ में इतनी जकड़ गए कि सच को स्वीकार नहीं कर पाती। आफरीन विनीता को उसके ही असली रूप से पहचान करवाती है। विनीता के दिल पर एक बोझ है जिससे वो खुद खुलकर नहीं कह पाई, और आज वो अपने जीवन के उस पहलू को आफरीन के सामने रखती है और कहती है, मैं अमीर और सुंदर लड़के से शादी करना चाहती थी, पर माता पिता ने मेरी शादी बिना पढ़े लिखे लड़के से करवा दी। मैं उसे ठीक से बात तक नहीं करती थी। वो मेरे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे बरसों से उनके साथ रह रहा हो। मुझे भी ये पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी वो मेरी हर ज़रूरत को बिना मेरे कहे पूरा कर देता था। मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था। एक दिन मैंने गुस्से में कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहना पड़ता है। मैं बोलती गई। विशाल के लिए यह सब कुछ नया नहीं था, पर मेरी माता पिता के लिए ये एक कड़वे घूंट के समान था। बिना मुझसे बात किए वो विशाल को अपने साथ ले गए। मैंने ऐसे बर्ताव किया जैसे मुझे कैद से मुक्ति मिल गई हो। जाते वक्त विशाल ने मेरी मेज पर एक डायरी रखी थी जिसमें मेरी ज़रूरत की सारी लिस्ट थी। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या समझता है, क्या उस पर ही डिपेंड हूँ? फिर मैंने सोचा, मैं क्यों चिढ़ रही हूँ?
वो तो था ही एक गवार, अब चला गया, मैं आज़ाद हूँ, ऐसा सोचकर मैं ऑफिस चली गई। फिर शाम को ऑफिस से घर लौटी तो मुझे घर में बहुत सूना सूना सा लग रहा था। मुझे एक अजीब सी कमी महसूस हुई, पर उस वक्त मैं अपनी आज़ादी के गुमनाम ज़्यादा था। समय गुजर रहा था, मैं अपनी हर एक ज़रूरत के लिए डायरी पर डिपेंड करती थी। कमी का कुछ एहसास तो था, पर मेरा ईगो मेरे सामने आ जाता और मैं फिर अपनी अकड़ में जीने लगती। मैं परेशान जब हो गई, मेरा वर्किंग परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा। हमेशा अपने काम के लिए खुद को सारा क्रेडिट देती थी। मैं ये मानना ही नहीं चाहती थी कि मेरा काम में विशाल का ही पूरा हाथ था। उसी के कारण मैं अपने जीवन की कई छोटी बड़ी परेशानी और जिम्मेदारियों से बहुत दूर थी और केवल अपने काम पर फोकस करती थी। घर में हर उस जगह जहाँ मैं विशाल को देख चिढ़ती थी, उसे गवार कहकर निकल जाती। मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी, पर मैं ये मान कैसे लेती। एक दिन मन भारी हो गया, फिर मैंने पिताजी को कॉल किया। वो मेरी आवाज़ से ही समझ जाते थे कि मैं परेशान हूँ, पर समझते हुए भी पिताजी ने मुझे इग्नोर कर दिया और कहा कि विशाल ने दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया है। यह सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने कॉल कट कर दिया। कुछ दिनों पहले ही मुझे डाक से तलाक के कागज़ मिले। पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहती तो यही थी कि विशाल मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, पर मैं आज बेचैन हूँ। आफरीन थोड़ी देर रुककर कहती है, अब तुम क्या सोच रही हो? विनीता कहती है, विशाल मुझसे बहुत प्रेम करता था, फिर वो कैसे दूसरी शादी के लिए सोच सकता है? आफरीन कहती है, क्या अभी भी वो आपसे पूछेगा कि आगे बढ़ूं या नहीं? आज जब आपको उसकी अहमियत पता चल गई है, तब भी उससे सच कहने में झिझक रही हूँ। सब कुछ सामने है, पर फिर माफ़ी मांगने में खुद को छोटा महसूस कर रही हूँ। अगर आप भी अपने ईगो में रहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा। आफरीन कहती है, विनीता का हाथ पकड़कर बोलती है, जब मैं मुस्लिम होकर मरे हुए शौहर की खातिर मंदिर जा सकती हूँ, तो क्या तुम एक सच स्वीकार नहीं कर सकती? विनीता को आफरीन की बात दिल पर लग जाती है। वो कॉल तो नहीं, पर विशाल को मैसेज करती है। मैसेज पहुंचते ही उधर से कॉल आ जाता है। दोनों के बीच लंबी बात होती है और यह एक लंबा कॉल दोनों को वापस मिला देता है। वक्त रहते ही समझ जाना चाहिए, जो मिला उसमें ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि समय किसी का बंधक नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।